हेलो एवरीबॉडी। लास्ट के लेक्चर में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्यूमुलेंस देख रहे थे। आज उसी का अगला हिस्सा हम लोग देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, एस्पाइरेंट्स एंड एल्किलिडीन साइक्लोअल्केन्स, जिसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, बाहर में डबल बॉन्ड रहता है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं रहता है। वैसे सारे कंपाउंड्स का हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री आज देखते हैं। तो ये रिमेनिंग बचा हुआ हिस्सा था, वो भी सोचे कि हम लोग देख लेते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड जिसमें कि कोई डबल बॉन्ड ना हो, इसको हम लोग स्पाइरेंस भी बोल सकते हैं, इस क्लास ऑफ कंपाउंड को। ठीक, तो ये देखिए यहाँ स्पाइरो कंपाउंड्स पहले होता क्या है, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स दो तरह का कंपाउंड होता है। जब दो रिंग को हम लोग जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं, जोड़ देना, तो कनेक्ट कर देना, ज्वाइन कर देना दो रिंग को, तो या तो दो कॉमन कार्बन हो सकता है या एक कॉमन कार्बन के थ्रू ही हम जोड़ सकते हैं। तो जिसमें दो कॉमन कार्बन हो उसको बाइसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें एक कॉमन कार्बन हो उसको हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। मतलब सच कंपाउंड्स are spiral compounds in which two rings are fused through one common carbon. वैसे कंपाउंड्स को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं जिसमें दो रिंग को हम लोग फ्यूज कराते हैं, लेकिन उसमें क्या हो, एक कॉमन कार्बन हो। एग्जांपल में देखिए आप, यहां दो रिंग फ्यूज है, दो रिंग जोड़ा गया है, लेकिन इसमें देखिए तो कॉमन कार्बन क्या है, सिर्फ एक कॉमन कार्बन। आप देख सकते हैं ये एक स्पाइरो कंपाउंड हो गया। दूसरा देखिए, ये भी देखिए, यहां भी एक कॉमन कार्बन है, दो रिंग जुड़ा हुआ है, लेकिन किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, एक कॉमन कार्बन, एक कार्बन जो कि दोनों रिंग के लिए क्या हो, कॉमन हो। देखिए ये कार्बन इस रिंग का भी, इस 4 मेंबर रिंग का भी हिस्सा है और इस 4 मेंबर रिंग का भी हिस्सा है। ये कार्बन इस 6 मेंबर रिंग का भी हिस्सा है, इस 6 मेंबर रिंग का भी हिस्सा है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कौन सा कंपाउंड्स बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। ये देखिए यहां ये वाला जो कार्बन है सो दोनों रिंग में कॉमन है, तो वैसे कंपाउंड्स को स्पाइरो कंपाउंड्स बोलेंगे जिसमें दो रिंग जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो थ्रू वन कार्बन दैट इज कॉमन टू बोथ रिंग्स। दो रिंग जुड़ा हुआ हो, किसके थ्रू जुड़ा हुआ, एक कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन दोनों रिंग के लिए क्या हो, कॉमन हो। फिर देखिए ये सब आपका क्या है, स्पाइरो कंपाउंड्स का एग्जांपल है। तो हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या हो सकता है, जब रिंग को हम लोग फ्यूज करा रहे हैं तो एक जगह भी करा सकते हैं, दो जगह भी करा सकते हैं, दो तीन रिंग को एक साथ ही एक लाइन में हम फ्यूज करा सकते हैं। तो हर एक तरह के कंपाउंड में किस टाइप का आइसोमेरिज्म पाया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं फ्यूजन ऑफ टू रिंग्स। दो रिंग के फ्यूजन वाला केस देखते हैं। तो पहला आता है आपका दो 4 मेंबर रिंग को हम लोग फ्यूज कराए हुए हैं। फ्यूज मतलब जोड़ना, फ्यूजन, जुड़, दो चीज का कॉम्बिनेशन। देखिए दो रिंग फ्यूज हो गया है थ्रू वन कॉमन कार्बन।
अब इसकी थोड़ा सा हम प्लेनरिटी चेक करते हैं, कौन सा आइटम किस प्लेन में लाई करेगा नहीं करेगा, उसको चेक करने के लिए हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो वेज रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, लास्ट पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक टेट्राहेड्रल कार्बन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपका वेज रिप्रेजेंटेशन है, या इसी को रोटेट कर दीजिए आप। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन आपका वेज रिप्रेजेंटेशन है। आप बोलिएगा ये दोनों क्या है, सिमिलर है, सो क्या कर दिए, रोटेट कर दिया, ऑन रोटेशन। व्यू पे निर्भर करता है आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ये वेज रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कुछ बात को समझिए। सॉलिड वेज को आगे बनाइए चाहे पीछे बनाइए, पहले बनाइए चाहे बाद में बनाइए। ये देखिए, ये हो गया आपका सॉलिड वेज, ये हो गया आपका डैश वेज। सबका अपना अपना मतलब है, पहले मतलब को समझेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ये सॉलिड वेज हो गया, ये डैश वेज हो गया। पहले या तो डैश वेज बनाइए चाहे सॉलिड वेज बनाइए, या पहले सॉलिड वेज बनाइए या पहले डैश वेज बनाइए, या सॉलिड वेज बनाइए या सॉलिड वेज बनाइए या डैश वेज बनाइए। किसी को आगे आप रख सकते हैं और पीछे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन पे। ये मायने नहीं रखता कि पहले हम यहाँ डैश रखे तो सॉलिड नहीं रख सकते, सॉलिड वेज को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेज रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे आप रख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो एंगल होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। ये बनाने के दौरान ये ध्यान रखिएगा, आगे पीछे किसी को भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि पहले डैश बना देते फिर सॉलिड यहाँ बना देते, या यहाँ पहले सॉलिड बना देते यहाँ डैश बना देते, किसी को भी आइदर वे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसके डैश वेज और सॉलिड वेज के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए, और दो सॉलिड लाइंस के बीच का एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ लेस देन 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। बस रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको समझा रहे हैं। अब देखिए सॉलिड वेज और ये जो सॉलिड लाइंस है, ये जो इतना वाला हिस्सा ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स बॉन्ड्स lying in the plane। ये जो सॉलिड लाइंस है, वेज की बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड लाइंस की बात कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड्स जो कि एक प्लेन में लाई कर रहा हो। ये देखिए सॉलिड वेज, सॉलिड वेज से क्या पता चलता है, सॉलिड वेज से पता चलता है बॉन्ड रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स और एटम्स लाइंग अबव द प्लेन। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेन के ऊपर लाई कर रहा हो और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इन फ्रंट, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि या तो ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, अबव द प्लेन, अप द प्लेन, या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप अगर इसको देख रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड आपकी ओर जाएगा, विल पॉइंट टुवर्ड्स यू, और जो आपसे दूर जाएगा बॉन्ड उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश वेज से। मतलब सॉलिड वेज रिप्रेजेंट्स अबव द प्लेन एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इन फ्रंट, आगे वाला बॉन्ड, और दूर वाला बॉन्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डैश वेज से। डैश वेज कहने का मतलब, डैश वेज देखिए, डैश वेज represents bonded
atoms or groups lying below the plane or away from the observer, behind. इसको अप द प्लेन इससे पता चलता है, इसे डाउन द प्लेन। अप द प्लेन मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बिहाइंड ये आगे ये पीछे। अप द प्लेन सॉलिड वेज से अप द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के सामने, डैश वेज बिलो द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर की ओर। ये है आपका वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। अब यहां हम इसी मॉलिक्यूल को हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करके पहले देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल का कौन कौन सा हिस्सा प्लेन में लाई करेगा, कौन प्लेन के बाहर लाई करेगा। फिर हम लोग देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। देखिए हर एक कार्बन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है भाई, सारा कार्बन एटम यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आप यहां देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों बॉन्ड को हम लोग एक ही प्लेन में रख दें और ये दोनों बॉन्ड को भी हम लोग एक ही प्लेन में रहने दें, ये पूरा जो 4 मेंबर रिंग होगा एक ही प्लेन का हिस्सा होगा, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, 4 मेंबर रिंग एक ही प्लेन का हिस्सा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड को भी एक ही प्लेन में रहने दे रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड को भी एक ही प्लेन में रहने दे रहे हैं। तो क्या है, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से टेट्राहेड्रल होगा। तो यदि कोई दो बॉन्ड एक प्लेन में लाई करेगा तो एक बॉन्ड अप द प्लेन लाई करेगा और दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन लाई करेगा। मतलब एक बॉन्ड आपकी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो क्या करिएगा, एक बॉन्ड को हम लोग सॉलिड वेज से बना देते हैं और दूसरे बॉन्ड को हम लोग डैश वेज से बना देते हैं। उसी तरह से ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, जो जिस प्लेन में ये दोनों बॉन्ड लाई कर रहा है। तो चूंकि आपको पता है कि टेट्राहेड्रल कार्बन को हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो क्या है, यहाँ एक्यूट एंगल रखते हैं, यहाँ हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल रखते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है, ज्योमेट्रिकल फिगर की मजबूरी है कि यहाँ हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल नहीं रख सकते। फिर भी यहाँ 90 डिग्री एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ दो बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो तीसरा बॉन्ड above the plane आप देख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे होंगे कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड अगर ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई किया तो ये वाला बॉन्ड अबव द प्लेन में लाई करेगा और ये बिलो द प्लेन लाई करेगा। आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए ये कार्बन भी आपका टेट्राहेड्रल कार्बन है। देखिए जिस तरह से ये कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन है, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन और दो बॉन्ड ऑन द प्लेन। तो उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कार्बन भी आपका टेट्राहेड्रल है, sp3 था ये भी, तो ये भी sp3 है, जिसमें हम इसके दोनों बॉन्ड्स को, एक बॉन्ड को ऊपर दिखाए और एक बॉन्ड को बिलो द प्लेन दिखाए।
तो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, ऑन द प्लेन। समझ पा रहे हैं आप? मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और सॉरी वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा। अगर ये वाईजेड प्लेन में लाई करेगा, ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, ये दोनों बॉन्ड। तो देखिए यहां हम पहले इसकी ज्योमेट्री को समझने का प्रयास किए। यहां समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये कार्बन का एक बॉन्ड ऑफ द प्लेन, दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन, दो बॉन्ड ऑन द प्लेन। यहाँ दो बॉन्ड ऑन द प्लेन तो एक बॉन्ड अबव द प्लेन, दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो अगर ये वाईजेड प्लेन तो ये एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं क्या, यहां अगर मानिए कि कोई दो ग्रुप और एटम, अब आइए आप इसको आप सिमिलर टू समझ सकते हैं, केस सिमिलर टू एलीन। एक था अबव, एक था बिलो, और दो था ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो क्या करते थे, हर एक टर्मिनल कार्बन के पास दो ग्रुप और एटम को जो लेते थे वो क्या करते थे, अलग अलग लेते थे। तो यहां भी दोनों ग्रुप और एटम को आप अलग अलग ले लीजिए। तो ये अब आपको हम बता रहे हैं, डिस्टेंस मेजर करिए आप। इस A से इस A का दूरी L1 बोल दीजिए, और इस A से इस B का दूरी L2 बोल दीजिए। तो आप क्या पाइएगा कि ये जो L1 है और ये जो L2 है वो दूरी पहले आप कंपेयर कर लीजिए। एक प्लेन से किसी भी दूसरे प्लेन का कोई भी दो पॉइंट बराबर दूरी पे होता है। तो इस A से ये A और इस A से ये B, क्योंकि ये देखिए ये कोई दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है ये दोनों बॉन्ड, और ये दोनों बॉन्ड किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस A से इस A का दूरी और इस A से इस B का दूरी बराबर होगा, L1 बराबर L2। और चूंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है एंड नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज देयर, नो पीओएस इज प्रेजेंट। L1 बराबर L2 हो जाने की वजह से GI नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। और नॉन प्लेनर होने की वजह से, और चूंकि A और B बराबर नहीं है, अगर A और B बराबर हो जा, A और B में से यहां अगर A और A ही ले लेते तो यहां पीओएस प्रेजेंट हो जाता, और पीओएस प्रेजेंट हो जाता तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। लेकिन चूंकि नॉन प्लेनर है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और ये केस सिमिलर टू एलीन है, देख लीजिए आप, इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये मॉलिक्यूल मेरा क्या आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां हमको समझने वाली बात है कि यहां हम दो रिंग को हम ट्रीट किए हियर। अब आप समझ लीजिए एक पॉइंट हियर, बोथ रिंग्स are treated equivalent to one C double bond C, एक CC डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट टू ईच C डबल बॉन्ड C। प्रत्येक C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट हम एक रिंग को ट्रीट किए। तो यहां दो रिंग फ्यूज्ड है, तो दो C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट और दो C डबल बॉन्ड C
के इक्विवेलेंट हो गया, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की इक्विवेलेंट हो गया, लगातार इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की इक्विवेलेंट हो गया। और जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की इक्विवेलेंट हो गया तो आपको पता है कि एलीन और इवन नंबर क्यूमुलिन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, प्रोवाइडेड हर एक टर्मिनल कार्बन का दोनों एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दोनों रिंग को हम लोग एक सीसी डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट देखे और क्या पाए कि इस कार्बन का अगर दोनों बॉन्ड प्लेन में लाई करेगा तो एक बॉन्ड अबव और एक बॉन्ड बिलो, तो फिर उसी तरह से यहां भी एक बॉन्ड अबव और एक बॉन्ड बिलो। तो देख लीजिए कि ये वाला यही वाला बॉन्ड ना ऊपर जा रहा और यही वाला बॉन्ड नीचे आ रहा, तो फिर देखिए इस कार्बन का भी तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से एक बॉन्ड अबव है एक बॉन्ड बिलो है, तो दो बॉन्ड प्लेन में लाई करेगा। तो अगर ये वाइजेड प्लेन, तो देखिए दोनों यहाँ जो है अबव बिलो और ये ऑन द प्लेन, मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन का हिस्सा है तो ये किस प्लेन का हिस्सा हो जाएगा, वाईजेड प्लेन का। तो ओवरऑल आप क्या देखिएगा कि किसी एक पॉइंट से कोई भी दो पॉइंट दूसरे प्लेन का बराबर दूरी पे होता है, तो L1 बराबर L2 हो गया। और चूंकि मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर है और A और B बराबर नहीं है, तो इसलिए कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और ये केस आपका सिमिलर टू एलीन है, वही एलीन का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट लिखेंगे नोट में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम लोग देखें, जस्ट लाइक एलीन and even numbered cumulene with two terminal carbons bearing different substituent, bearing different groups or atoms are optically active in the same manner उसी तरीके से क्या, in the same manner spiral compounds with even number of rings fuse together and each terminal carbon of the compound bears two different atoms or groups will also be optically active क्या समझना है, एज, यहां फिर लिखेंगे हम लोग, एज वी ट्रीट ए रिंग equivalent to one C डबल बॉन्ड C। एक रिंग को हम लोग एक सीसी बॉन्ड के इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। तो जैसे देखिए दो रिंग है, फ्यूज है ना, तो क्या करेंगे, इसको भी C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट और इस रिंग को भी C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट, तो दो लगातार डबल बॉन्ड हो गया। अब यही दोनों टर्मिनल कार्बन का अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, ऐसे यहां पे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला केस देखते। अब हम लोग देखेंगे केस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरेंस with odd number of rings
fused together। हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स का केस देखेंगे जिसमें क्या हो, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स एक साथ फ्यूज हुआ हो। तो देखिए यहां कितना रिंग फ्यूज है, 3 रिंग, ऑड नंबर ऑफ रिंग हैज बीन फ्यूज्ड। 1 2 3। हम क्या बोले थे कि अगर इसको आप समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यू कैन ट्रीट 1 रिंग इक्वल टू 1 C डबल बॉन्ड C। तुम आप लोग चाहें तो एक रिंग को एक C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड C, इसके करस्पॉन्डिंग एक C डबल बॉन्ड C, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक C डबल बॉन्ड C, एक डबल बॉन्ड C, इसके करस्पॉन्डिंग भी एक डबल बॉन्ड C। तो कितना लगातार डबल बॉन्ड है यहाँ, 3 लगातार डबल बॉन्ड। केस ऑफ क्या है, ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन। अगर दोनों ग्रुप टर्मिनल कार्बन का ग्रुप और आइटम डिफरेंट कर दिया जाए, विल शो कौन सा आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप देखे थे लास्ट क्लास में, क्योंकि ये क्या है आपका प्लेनर, यहां दूरी L1, यहां दूरी L2, ये साइड वाला दूरी, ये डायगोनल वाला दूरी L2 इज ग्रेटर देन L1। मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर, L2 इज ग्रेटर देन L1, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन द सेम मैनर दिस विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। as similar to odd numbered cumulin। odd numbered cumulin के सिमिलर है, तो ये भी आपका क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आइटम जिस ग्रुप में लाई, जिस प्लेन में लाई करेगा, यहां भी दोनों आइटम उसी प्लेन में लाई करेगा। और मॉलिक्यूल का जब सारा आइटम सिमेट्रिक हो जाए तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब थोड़ा हम देखेंगे कैसे ये दोनों एटम और ये दोनों एटम एक ही प्लेन में लाई करेगा, थोड़ा वो हम देखते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन से। देखिए आप यहां 3 रिंग फ्यूज है ना, तो देखिए इसको वेज रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहा है। ये कार्बन है, मान लें कि ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो एक अबव द प्लेन, टेट्राहेड्रल कार्बन है इसलिए इसको शो करना जरूरी है, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। फिर उसी तरह से यहां जब ये दोनों बॉन्ड प्लेन में लाई करेगा तो एक अबव द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन। जब ये कार्बन का जब दोनों बॉन्ड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन लाई किया तो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड विल लाई इन द सेम प्लेन। यही ना होता है वेज रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ये भी क्या, फिर ये भी दोनों बॉन्ड अगर एक प्लेन में लाई किया, करेगा ही, बिल्कुल करेगा। जब इधर वाला बॉन्ड प्लेन में है तो रिंग कभी बनेगा जब ये रेस्ट ऑफ द बॉन्ड भी एक ही प्लेन में लाई करे। ये रिंग तभी बनेगा जब एक बॉन्ड, यहां भी आप समझ सकते हैं कि एक बॉन्ड प्लेन में है तो दूसरा बॉन्ड भी प्लेन में ही होना चाहिए, तभी रिंग क्लोज होगा। तो यहां आप समझ सकते हैं कि जब दोनों बॉन्ड प्लेन में है तो एक बॉन्ड ऊपर और
दूसरा बॉन्ड नीचे आ गया। मतलब ए और बी अगर यहाँ है, ए और बी है, क्योंकि दोनों को सेम नहीं रखना है, तभी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की बात कर सकते हैं। ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या कि जिस प्लेन में ये ए और बी है, उसी प्लेन में ए और बी है। दोनों टर्मिनल कार्बन का ए और बी एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, और ए और बी आपस में बराबर नहीं है। तो जब दूरी आप देखिएगा, ये L1 और ये L2, ये वाला दूरी ज्यादा हो जाएगा। जब एक प्लेन से कोई भी दो अलग अलग पॉइंट का दूरी निकालेंगे, एक प्लेन में दो अलग अलग पॉइंट का दूरी निकालेंगे कि उसी प्लेन के किसी भी दूसरे पॉइंट से, तो कोई जरूरी नहीं कि वो दूरी आपका बराबर ही हो, जब तक कि वो पॉइंट कॉन्साइड ना करे। तो क्या होगा बताइए, ये L2 जो हो जाएगा वो L1 से बड़ा हो जाएगा। और जब L2 L1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल वाला दूरी है इधर देखिए, और ये साइड वाला दूरी, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। और आपको पता होना चाहिए कि रिंग के अलॉन्ग जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ रिंग्स फ्यूज टुगेदर shows GI geometrical isomerism if terminal carbon possess each terminal carbon possess two different atoms or groups। ठीक है, तो ये था हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स।